नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं एनएलएम। ठीक है, तो ये जो एनएलएम है ना, इसको देखेंगे अपन। ठीक है, देखो भाई क्या है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है देखो न्यूटन्स अब क्या क्या था, इसके ना यूनिट भी है न्यूटन में। चलो देखते हैं अपन। मान लेते हैं कि ये कोई अपने पास ग्राउंड है ना, ये कोई एम मास रखा हुआ है, और मान लेते हैं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर एम मास रखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये कोई दीवार है, ठीक है, ये वॉल है, और यहाँ एम मास रखा हुआ है भाई। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन है ना 3-4 तरह के फोर्स होते हैं वो देखते हैं। देखो, या तो फोर्स होगा एम जी, या फोर्स होगा टेंशन, या फोर्स होगा अपने पास नॉर्मल। ठीक है, ये तो है अपने पास नॉर्मल, ये है अपने पास टेंशन, है ना, और एम जी ये वेट भी होता है जो कि वो मास लगाता है। अगर मास है तो डब्लू है, ठीक है ना, मास है तो एम जी टेंशन है, ये टेंशन फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। बेसिक आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं अपन क्या है। देखो, ये हमेशा ही ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, डाउनवर्ड लगेगा, यानी ऐसा ना बोल के टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ अगर बोल दूँ मैं, तो ये आप अच्छा रहेगा। कैसे कि ये देखो मास है अपना, है ना, अब इसमें देखो ये नीचे लगेगा ना, एम जी हमेशा नीचे लगेगा, ऐसे थोड़ी ऐसे लग जाए, ऐसे लग जाए, ऐसे लग जाए ना। ठीक है, ये है, ऐसे थोड़ी लग जाएगा भाई, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया। ये देखो ये मास लग गया है ना, ये है, ऐसे थोड़ी ऐसे लगेगा हमेशा, है ना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, एम जी हमेशा नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपको ये पूछ सकता कि मैंने स्टेटमेंट क्यों लिखाई भाई। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वर्टिकली डाउनवर्ड तो ठीक है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ये तो ठीक है, लेकिन टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ क्यों लिखाई? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशन, तो उसमें है ना केस आ जाता है। कैसा कि ग्रेविटेशन के अंदर क्या केस आएगा, मैं को ये बताऊँ कि ये अपने पास अर्थ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये मान लिया कि ऑब्जेक्ट अपने पास, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ इसका मास m है, तो फोर्स अगर लगाओगे ना आप, तो ऐसे थोड़ी लगाओगे भाई, हमेशा वर्टिकली अपवर्ड, ये गलत है लगाना। ये अर्थ है ना, तो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है हमेशा। ठीक है, इसलिए ये है, यहाँ लग रहा ना, ये है एम जी। समझाई बातें? नहीं समझाई, है ना। और टेंशन और देख लेते हैं। सबसे पहले तो इतनी बात समझ आएगी, नॉर्मल देख लेते हैं, टेंशन देख लेते हैं। अब देखो, ये जो सरफेस होती है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है नॉर्मल। ठीक है, ये ऊपर की तरफ लगाएगा हमेशा ही नॉर्मल, पुशिंग टाइप का फोर्स है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट प्लेन होता है। ये एक ऐसा प्लेन है जो परपेंडिकुलर है, कॉन्टैक्ट प्लेन है, यानी ये ऊपर की तरफ एक पुशिंग टाइप का फोर्स है नॉर्मल। ऐसे ही कॉन्टैक्ट प्लेन कौन सा होगा, ये तो बोल सकता हूँ ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा भाई। सही है, ये जा कॉन्टैक्ट प्लेन, तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है, ये। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। ये इसमें कॉन्टैक्ट प्लेन कौन सा है, ये, तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स, अभी परपेंडिकुलर आ गया ना, ये नॉर्मल। नहीं समझ में आया, तो पुशिंग नेचर का फोर्स होता है। ये हमने बता दिया। एक्ट ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो एम जी था ना, वो तो हमेशा ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है, ये बता दिया। चलो टेंशन यहाँ कहीं नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन है ना एकमात्र ऐसा फोर्स है जहाँ किस पे लगता है बोलो ना, रस्सी वगैरह पर लगता है, रोप है, स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो होता है ना टेंशन यहाँ लगता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाऊँ, ठीक है, कि अपने पास ये कोई है, मास m है, ठीक है, इसको अगर हम इस रस्सी के साथ ये खींच रहे हैं, इसको अपन है ना खींच रहे हैं, यहाँ से F फोर्स लगा दिया भाई, इस एंड को है ना, ये F फोर्स से अपन खींच रहे हैं, फोर्स लगा दिया खींच, तो यहाँ ना इस रस्सी के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप होता है, ये रहा। तो इसके अंदर है ना कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, कहाँ होगा, इस साइड भी और इस साइड भी। क्या कॉन्टैक्ट बोल रहे हो? अरे होता है ये टेंशन ही, यहाँ भी टेंशन टी लगेगा, यहाँ भी टी लगेगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि एक मास है, ठीक है, ये यहाँ पर पुल्ली से ये बंधी हुई है भाई, ये मास, नीचे लगेगा एम जी, तो ऊपर लगेगा टी। नहीं समझ में आया? तो टेंशन तो यहाँ लगता है। इसके अलावा एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी नाम की कोई चीज़ होती है, क्या?
ध्यान से देखो आप, कॉन्टैक्ट फोर्स बता देता हूँ मैं क्या देता भाई। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्स होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्स इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि इसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, ये एक तरह का रिएक्शन फोर्स है, याद कर लेना, ये रिएक्शन फोर्स है, मतलब आर है। इसको कैसे लिखोगे आप कि अपने पास ये है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं इस पर ये यहाँ से फोर्स लगाया भाई, ठीक है, ये तो इसको हिला देगा, लेकिन ये जो फोर्स लगाया ना इसे परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट प्लेन का लगाया, ये इसको नहीं हिला पाई, समझ में आई। तो यहाँ से ना अगर मैं ये लिखना चाहूँ, एक कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ इसी में, तो नॉर्मल तो देखो ऊपर लगेगा, है ना, देखो नॉर्मल तो हमेशा ऊपर लगेगा भाई, है ना। अगर ये आगे जाएगा ना, ये फोर्स इसको आगे की तरफ ले जाएगा, तो पीछे की तरफ यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये रफ सरफेस है तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगा, ऊपर यहाँ पर नॉर्मल लगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही अपने पास क्या आता है बोलो, रिएक्शन फोर्स आता है। मान लिया कि इसके साथ एंगल थीटा है, तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स आर लिख सकता हूँ मैं एन स्क्वेयर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वेयर और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई नॉर्मल, ठीक है। तो ये अपन बता सकते हैं, वैसे कोई पूछेगा नहीं भी आपसे, ठीक है ना, आप बता देना ये सारी चीज़ें आराम से बता दोगे ना, बता देना आप, ठीक है। चलो फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक दो और देख लेते हैं केसेस। जैसे कि देखो, देखिए आप यहाँ पर ये बता देता हूँ मैं, ये अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इसको ऐसे ना बना के इसको ऐसे ही बना सकता है, तो दोनों केस ले लेंगे। देखो इतना टाइम नहीं आता पेपर के अंदर, आप सोचोगे सोचते हो, ठीक ना। ये स्टैंडर्ड केस आप याद ही कर लेना, थीटा थीटा, वहाँ मैथ मैथ क्या खेलोगे भाई, नहीं यार टाइम होता तो खेलने खेलने लग जाते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये थीटा है, यहाँ ये थीटा है। अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से देखो एम जी तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, एम जी तो हमेशा ही लगेगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ आप, एम जी लगेगा, ये इसके परपेंडिकुलर वाली ये लाइन हो गई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन हो गई, ठीक है भाई, ये ठीक है। कहते हैं ये फंडा है, फंडा क्या है कि मैथ पढ़ा होगा तो तुम्हें आते, ये अगर थीटा है तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल भी यहाँ से थीटा आएगा, ये थीटा है तो इसके साथ ये जो एंगल होगा ना ये भी थीटा आएगा, ज्योमेट्री से, ठीक है ना, ज्योमेट्री से याद कर लेना। वैसे अपन बता भी सकते हैं इसमें कैसे आया ये, ठीक है ना। ये इस कुछ इस प्रकार से होगा, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, है ना। ये दो जिगजैग लाइन खींचेंगे अपन, ये थीटा हुआ तो इतने से ये आने वाला, ये 90 माइनस थीटा हुआ, है ना। तो खेल सकते हैं अपन, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से अगर इतना याद कर लोगे ना आप, बता दोगे क्या कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ ये एंगल थीटा हुआ, ये थीटा है तो यहाँ ये थीटा, सही है। तो आप मेरे को बता देना है, ठीक है जी, याद कर लेना आप इसको, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता देना, क्या था ये लो हो गया क्या, तो ये जो सारी चीज़ें है ना आप बता देना जो भी है। अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इसमें आप दो तीन चीज़ें और देख लो, जैसे कि अपन अगर क्वेश्चन फॉर्म में ही देख लें भाई, अगला बोल दे इफ़ मोमेंटम जीरो है, ध्यान से देखना, अगला बोल रहा है क्वेश्चन में मोमेंटम जीरो है, ठीक है। तो क्या होगा मेरे को बताओ आप, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी या काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी, क्या होगा बोलो। या फिर इफ़ काइनेटिक एनर्जी अपने पास जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है।
अब ये ना क्या बता रखा हूँ मैं, ये क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहा है ना क्या कि यहाँ से ये पूछना चाह रहा कि मोमेंटम अगर जीरो मान लिया, अगर मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो हो सकती है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो मोमेंटम जीरो है, ये बात भी सही है, लेकिन ये मस्ट लगा दोगे ना तो ये और भी सही हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ये भी सही है, नहीं समझे? देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी अगले ने जीरो बोल ली, कैसे है ये स्टेटमेंट दोनों सही? काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बराबर जीरो है, मतलब कि जो यहाँ पर ये स्पीड होती है ना, ये स्पीड होती है इसके अंदर, ये क्या है? जीरो है। और मोमेंटम में क्या आता है? एम वी आता है, ठीक है ना? मोमेंटम है ना, मोमेंटम वो या तो एम वी यही होता भाई, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक अपने पास उसकी डायरेक्शन होती है, सही है। अब ये बोला कि स्पीड जीरो है, तो मेरे को ये बताओ ना, अगर स्पीड अगर जीरो है ना तो ये जीरो, तो मोमेंटम तो जीरो होगा, सही है। अच्छा, मोमेंटम दो वजह से जीरो हो सकता है, मोमेंटम को जीरो करेगा ना वो दो चीज़ों से जीरो होता है। ये जीरो कब होगा? या तो उसकी डायरेक्शन में ये चेंज आ जाएगी, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब दो है, एक मास ये है, एक मास ये है, ठीक है। इसका मोमेंटम जीरो है, मतलब इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी सेम हो सकती है, ठीक है, दो है ना, इसकी ये वेलोसिटी सेम हो सकती है। अगर अपोजिट हुई तो इसका मोमेंटम माइनस इस साइड माइनस एम वी, इसका मोमेंटम प्लस एम वी, कैंसिल कर देगा ना। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी स्पीड जीरो है तो ये मोमेंटम पक्का जीरो होगा, और ये पक्का जीरो क्यों होगा? क्योंकि स्पीड जीरो है और मोमेंटम में आता वी, वी जीरो होगा तो ये पक्का जीरो आएगा। ऊपर वाला देखो, ये क्या बोल रहा है कि मोमेंटम अगर जीरो है, नेट मोमेंटम जीरो है, ये जीरो दो कारणों से हो सकता है, या तो उसकी स्पीड जीरो हो, या फिर डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज ना करे, चेंज जीरो हो, ऐसे तो हो सकता है। अगर ये जीरो होगी ना तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन की वजह से ये क्या है? जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है भाई, ठीक है। बेसिक बेसिक फंडे ना, आप बता देना भाई ये सवाल, ठीक है। आगे चलो, आप और सवाल बताइए, है ना। देखो भाई ध्यान से, देखो लिफ्ट वाले केस भी ले लेता हूँ, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन, ठीक है। देखो क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं, अब दबा दब दो तीन क्वेश्चन लेंगे भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीरीज में। ये हो गया जादू, ठीक है, जादू हो गया ना। तो ये सारे क्वेश्चन बता दो आप। इसमें आपको क्या बताना है? डायरेक्शन बतानी है मेरे को, है ना। तो डायरेक्शन बताइए आप, डायरेक्शन, ठीक है। चलो क्या इसमें एम जी की डायरेक्शन नीचे होगी? नॉर्मल ऊपर लगेगा, सही बात है भाई, है ना। इसमें वाले में बता दो, ये भैया अर्थ है अपने पास, ठीक है, ये यहाँ पर है ना एम जी की डायरेक्शन कहाँ लगी? हमेशा टू अर्थ लगी, भले ये तो ऊपर लग गया, अरे टूवर्ड टू सेंटर ऑफ अर्थ लगाना, एम जी यहाँ पर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर एन लगेगा। फिर आप नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। इस सवाल में देखो आप कि यहाँ पर क्या लगेगा, आप मेरे को बताओ। ये है ना, देखो ये सरफेस है, इसके कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल देखो, एक साइड इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, ठीक है। अब देखो कौन सा लगेगा, ये वाला नॉर्मल तो किस पर है? ऑन। और ये वाला किस पर है? ऑन। ये वाला है जिस में, है ना, ब्लॉक में जिस पर लग रहा है ना वो है, यानी ऑन वन पर है, ये टू पर है। वैसे भी देख सकते हो आप कैसे कि ये देखो फोर्स है ना, ये फोर्स इसको लगाया, और ये जो डब्बा है ना, ये जो डब्बा, ये इस सेकंड वाले डब्बे के लिए क्या किसा काम कर रहा है? एक तरह से जमीन का काम कर रहा है ना, तो जमीन इसके डब्बे के ऊपर ये फोर्स लगाया, तो इस ऑन टू हो गया ना। यानी आप ट्रिक से आप क्या याद कर सकते हो? ट्रिक से बता रहा हूँ मैं, ट्रिकी वे में देखो ज़रा,
ये जहाँ है ना, जिसमें है, यानी इस डब्बे में है ना, तो उस पर लगेगा फोर्स। ये इसमें है तो इस पर लग जाएगा। अरे मतलब इस पे, मतलब यही तो दर्शा शो कर रखा मैंने। ठीक है, अगला आ जाओ। नेक्स्ट ये देखो, इसमें क्या ये सरफेस है, सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा भाई। ठीक है, हाँ ये वाला सरफेस फिर इस पर नीचे नीचे मारेगा तो नॉर्मल है ना, हमेशा पेयर में लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पेयर में नहीं लगेगा भाई। अरे पहले ये लगा हुआ फिर ये लगा हुआ, ये तो हुआ पेयर में लगा हुआ। ऐसे ही यहाँ पर ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है, कर लोगे ना। ये नॉर्मल, ये वन पर लग रहा है तो यही नॉर्मल वन पर, वही तो होगा, मैंने इस सरफेस पर एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट सवाल आ जाओ इस पे, ये बताओ। ठीक है ना, ये और भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो ये है अपने पास, पहले एक बार ये सवाल देखने से पहले ना आप ये देखो, ये सवाल देख लो। कहाँ गया भाई, एक नहीं लिखा क्या, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो ये देख लो। ये यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको मैं एक मिटा देता हूँ, अच्छा लगेगा। अब देखो, मैं इस सरफेस पर है ना, ऊपर की तरफ ये नॉर्मल लगा, एक एक्शन रिएक्शन पेयर में फिर ये नॉर्मल के नीचे लगेगा। ये रिएक्शन है ना ये, ठीक है, एक्शन इस डब्बे ने ना इस जमीन पर फोर्स लगाया ये, ठीक है, यानी ऑन ग्राउंड हुआ ये, ऑन ग्राउंड, यानी ये हुआ एक्शन, ऑन ग्राउंड एक्शन हुआ ना, और इसने रिएक्शन फोर्स मारा ऊपर की तरफ, इसलिए इसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑन ब्लॉक है, समझ में आया क्या, बता सकते हो, बता देना। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना। ये इस रस्सी है, ये रस्सी है ना, तो इसमें टेंशन ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लगता है, टेंशन तो कहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो जब ये फोर्स एफ से ये खींच रहा है ना, ये एफ से खींच रहा है, तो मेरे को बताओ कि इस पॉइंट पर टेंशन कहाँ हुआ। देखो टेंशन भी टेंशन, ये सारे सारे रिएक्शन फोर्स होते, टेंशन जिस साइड ये खींचेगा ना इसको, उतना ही टेंशन पीछे लगेगा भाई, यानी जितना टेंशन आगे होगा ना उतना ही पीछे होगा, पेयर में होंगे भाई। ठीक है, उतना ही होगा ना पेयर में। तो क्या ये मैं बता सकता हूँ क्या, ये वाला जो है ये ऑन स्ट्रिंग और ये ऑन ब्लॉक, ये स्ट्रिंग पर और ये ब्लॉक पर लगा। अरे खुद से देख रहा हूँ, ये वाला फोर्स ही तो इस ब्लॉक को क्या करेगा, आगे की तरफ खींचेगा। ये हुआ ना, ये वाला फोर्स तो खींचेगा इसको, तो ये बता सकते हो आप। जैसे कि ये सवाल और बताओ मेरे को, ठीक है ना, इस फोर्स से इसको ये खींचा, तो इसके बीच में यहाँ कहीं टेंशन हमेशा क्या लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, ये तो सही बात है भाई। अब यहाँ पर देखो, ये इसको खींच रहा होगा, ये इसको खींच रहा होगा, लगाना आ गया होगा। ठीक है, यानी कहाँ लगता है ये मेरे को बताओ, टेंशन, टेंशन में एक बात बताऊँ, अवे फ्रॉम टचिंग पॉइंट ऑन द बॉडी, टेंशन कहाँ लगेगा, अवे लगेगा, बता देना आप, दूर लगेगा भैया। ठीक है ना, टचिंग पॉइंट ऑन बॉडी, बॉडी का जो टचिंग पॉइंट है ना उससे दूर लगेगा भैया। ठीक है, तो ये आप बता देना। हाँ, और थ्रू आउट द स्ट्रिंग ये सेम रहता है। ठीक है, तो जैसे कि ये बॉडी है अपने पास, ये बॉडी है ना, तो इससे दूर लगेगा, और दूर ही लग रहा है, ये देखो इससे दूर की तरफ जा रहा है, समझ में आया। जैसे ये बॉडी है तो इससे दूर लग रहा है, ये दूर लग रहा है ना, तो ये आप बता सकते हो आसानी से। ठीक है, ठीक है भाई। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, जद हो जाएगा ये ठगना, ये बताओ। हाँ रेडी रख रखे मैंने एक से एक कंसेप्ट बना के क्वेश्चन के, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है ये। चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ये लिखना भूल गया हुआ मैं, चलो आप मेरे को बता दो। अगर ये सारे ब्लॉक है ना, ब्लॉक वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो मेरे को है ना नॉर्मल रिएक्शन बताइए आप ऑन द ब्लॉक। ठीक है, बता दिया मैंने, आप बताइए इक्विलिब्रियम पर है ब्लॉक, और नॉर्मल रिएक्शन आपको और ब्लॉक पर बताना है। ठीक है, चलो एक ये मार्कर ले लेता हूँ मैं। देखो क्या ये इक्विलिब्रियम पर है, इसको है ना पॉइंट पॉइंट में, देखो सब कुछ है ना पॉइंट से आप सोल्व करते चलो। ठीक है, यानी पॉइंट पर फोर्स दिखाओ आप, यानी पॉइंट मास मान लो, उसको मान लो। जैसे कि ये है ना इतना बड़ा मास, इसको पॉइंट मान लो, ये मान लिया भाई पॉइंट ही रहा मास, मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर एन लग रहा है, ये देखो भैया एन लगा दिया, थोड़ा सा दूर लगा देता हूँ मैं, दूर दिखा देता हूँ मैं इसको।
ये मान लिया अभी पॉइंट मान लिया अपन ने, ये मास मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? अरे लगाने तो मैंने बता दिया ना पहले, तो बता देना ये आ जाएगा n, ठीक है। फोर्स देखो इस पॉइंट पर दूर की तरफ यही तो लग रहा होगा। अभी वेक्टर है, ये वेक्टर फोर्स है ना, इसको उठा के आप ऐसे एज इट इज ले सकते हो ना। जैसे कि ये यहाँ से वेक्टर है, इसको उठा के आप यहाँ लगा दो, ये वेक्टर क्वांटिटी तो ये होती है, लगा सकते हो। तो फोर्स लगा दिया अपन ने। अब आप नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर एम जी। अरे एम जी तो हमेशा ही नीचे लगेगा भाई, ये देखो एम जी नीचे लगा, ये एम जी लग रहा है, ठीक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, क्या कि दो कर लो आप। इस फोर्स का इस ओरिजेंटल के साथ थीटा एंगल है, तो बाद में भी कितना हो जाएगा? ओरिजेंटल के साथ एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम है, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कुछ फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। इसे दो दो कंपोनेंट, ये एफ नीचे वाला, अरे ये साइन के बगैर साथ वाला ना, तो ये एफ कोस थीटा और ये एफ साइन थीटा, ऊपर और नीचे वाले फोर्स बराबर कर दो, ठीक है। बराबर करो भाई, एम जी को बैलेंस कर देगा एफ साइन थीटा, और नॉर्मल को बैलेंस कर देगा एफ टेन थीटा, सॉरी नॉर्मल को बैलेंस कर देगा एफ कोस थीटा। साइन बटा कोस देखोगे तो वैसे कर दो, या फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो एफ स्क्वेयर बराबर एम जी का स्क्वेयर प्लस नॉर्मल का स्क्वेयर बटा, क्योंकि इसका और इसका स्क्वेयर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा ना, बता देना। नेक्स्ट सवाल आ जाओ आप आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। ये रहा फोर्स। अब फिर से इसको क्या मान लो आप? पॉइंट मास मान लो। ये देखो पॉइंट मास मान लिया अपन ने। चलो इस पर फोर्स लग रहा है, एफ लगा दिया। क्या इस पर एम जी लग रहा है? लगा दिया। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ना, अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए तो ये जो एंगल होता है एम जी के साथ, वो एंगल हमेशा थीटा होता है, बताया था ना। तो ये कब इस्तेमाल में लोगे भैया आप? अभी तो इस्तेमाल में लोगे। तो नीचे की क्या दशा रखा मैंने? एम जी, ठीक है। और नॉर्मल, नॉर्मल क्या? नॉर्मल यहीं लगेगा, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल, सही है। और ये दोनों तो थीटा है भैया अपने पास, ठीक है। और ये एंगल थीटा था, ठीक है। तो ये थीटा है, तो आप मेरे को ये बताओ ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। या तो इसको ऐसे सोल्व कर लो, या फिर ये थीटे की जरूरत ही नहीं है भाई। बोले कि क्यों 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 जरूरत नहीं है? ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। एक पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हैं। लामी थ्योरम को याद करो, लामी थ्योरम को आप याद करो। क्या होता है कि एफ बटा, तो एफ तो निकालना नहीं है, तो वैसे नॉर्मल निकालना है ना। तो ये नॉर्मल बटा साइन उसके सामने वाला, ये बराबर एम जी बटा उसके सामने वाला, कितना आ जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा, यही तो है। तो ये 90 है, तो इसके साइड वाला ये कितना आ गया? ये थीटा होगा ना, क्योंकि ये तो थीटा था, बताया था ना, ये थीटा था। तो मेरे को बताओ, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब तो कुछ सवाल ही नहीं भाई। एन कितना आ गया? एम जी डिवाइड बाई ये 1 हो गया, और ये होता है कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो यहाँ पर, क्या ये सरफेस और ये सरफेस जो कांटेक्ट में है, ठीक है, क्या इसमें और ये सेंटर की तरफ जो लगेगा ना, ध्यान से देखो, ये एम जी, तो देखो एम जी नीचे ही लगेगा, ठीक है। अब देखो ये सरफेस है ना, उसके ऊपर की तरफ मारेगी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, और ये है ना, ये इस तरफ मारेगी, ये N2, मतलब ये फोर्स ऐसे मारेगी ना, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, दो होंगे ना, तो बता सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? एम जी के बराबर आ जाएगा। क्या N2 यहाँ पर जीरो होगा? बिल्कुल सही बात है भाई, जीरो होगा ना। N2 कौन सा लगा रहा हुआ? ये वाला सरफेस लगाया ना N2, ठीक है। तो इस पर पुशिंग नेचर का फोर्स, काहे का पुशिंग नेचर? इस पर वजन थोड़ी है, सारा वजन तो इसका, ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो भी है, ये इसका पूरा वजन तो इस पर है ना, तो नॉर्मल तो यहीं पर लगेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, समझा? ठीक है भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल, ठीक है। आपको ये जो है थीटा दे दिया एंगल, ठीक है भाई। देखो अब आप क्या करो, ये सरफेस है, यहाँ पर नॉर्मल ठोकेगी भाई, ठीक है, ये नॉर्मल लगाएगी यहाँ पर।
मान लिया कि ये पहली वाली सरफेस है, दूसरी वाली सरफेस है, ये लगाएगी N1, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ पर नॉर्मल खींचेगी, ये लगाएगी यहाँ पर नॉर्मल N2। mg तो नीचे लग ही रहा होगा, क्या इसको मैं इसको पॉइंट मास मान लूँ, नीचे mg लगेगा, इधर शायद ये थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया, अभी मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया मैंने, ये क्या कि ये सरफेस ऐसे है ना, ये ऐसे है, तो ये इस प्रकार से लगेगा, ये थोड़ा ये डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत है, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा भाई। ये है ना, ये mg तो नीचे लगेगा, ये है ना, ये कुछ इस प्रकार से है, ये इसको यहाँ नॉर्मल मारेगा भाई, ठीक है, N2, ठीक है। ये जो गोला बना है ना, ये पूरा ऐसे गोल नहीं है, इसलिए ये दिक्कत आई हुई, वरना एक्चुअल डायग्राम होता ना तो अपन बना लेते। तो आप बता देना, नीचे mg लगेगा, इधर N2 लगेगा, इधर N1 लगेगा। क्या हम फिर से लामी को इस्तेमाल कर ले, 90 डिग्री आ गया, कैसे, ये वाला उसके बगल उसके नीचे ये साइन के साथ एंगल N1 बटा साइन 90 बराबर mg बटा साइन कितना लिखूं, क्या ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 एंगल हो जाएगा, समझा, क्योंकि ये 90 है, ठीक है, और ये 90 तो ये 30, तो ये 30, तो ये 30, तो ये 60, तो इसका डबल आगे 90। या फिर ऐसे देख लो, अगर ये 30 हुआ ना तो ये 60 होगा, ये 60 हुआ ना तो इसके ऊपर वाला ये जो खींचोगे आप, ये 120, 60 और 60 120 होगा ना। नहीं समझ में आया, देख लेना आप, ये 120 आ जाएगा, आप mg वाला ये जो है 120 आ जाएगा। तो ये 90 और ये 360 में से घटा दो आप, ये कितना बचा, फिर 150 बचा, तो कितना आ गया N2 बटा 150, और वो भी कौन सा, साइन 150 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, ये मैं एंगल कितना देता हूँ, यहाँ पर ये टेंशन T लग रहा है, मास m है, इसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है भाई। तो ध्यान से देखो, अगर इसका मास m है तो नीचे ये m लगेगा, यहाँ नॉर्मल लगाएगा, ये दीवार इस पर नॉर्मल लगाएगी, और टेंशन इसको ये खींच रहा है T से, वर्टिकल के साथ एंगल ये थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा ही तो होगा, ठीक है। तो अब तो कुछ बता ही नहीं भाई, टी कोस थीटा, अरे बताऊँ क्या, हवा में कंपोनेंट बना ली होगी, ये टी कोस थीटा और ये टी साइन थीटा। टी कोस थीटा mg को बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा भाई, नॉर्मल को बैलेंस करेगा। क्या यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा, कर लोगे। चलो अगला सवाल ये बता देना आप जितने भी है। नेक्स्ट सवाल गिली गिली छू, ठीक है ना, ये सवाल कुछ और बता दो, इसी का पार्ट है छठा, ठीक है। तो बताइए आप इस पार्ट में क्या कैसे सोल्व करें अपन। देखो भाई इसको आप बिंदु को है ना, इस बिंदु को अपन ना यहाँ मान लेते हैं, इस पर नीचे ये mg खींचेगा, क्योंकि यहाँ टेंशन मानोगे ना तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, इसलिए ये mg को करेगा, ठीक है। यहाँ ये T2 है, यहाँ ये कितना है T1 है। अब देखो आप मेरे को ये बताओ, इस T2 के दो कंपोनेंट अगर मैं ले लूँ, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। क्या ये 30 है 37 है तो ये कितना होगा 37 होगा भाई, यानी ये 37 डिग्री होगा। अरे फास्ट तो सोल्यूशन नहीं हो रहा, बता दिया करो भाई, ठीक है। तो ये T2 कोस 37 आ जाएगा और ये T1 साइन 37 आ जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर और नीचे वाले को आप क्या करो बराबर कर दो, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। mg बैलेंस कर देगा T साइन 37 को, और T2 अगर mg किसको बैलेंस करेगा T1 को बैलेंस करेगा, और T2 कोस 37 ये बैलेंस कर देगा T1 को, पूरा T1 को, ठीक है। तो यहाँ से T1 भी आ जाएगा, T2 भी आ जाएगा, और ये तो वैल्यू पुट कर दोगे ना आप, ये 3 तो ये 5, ये 53 तो ये 37, ये 4, समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बताओ, फाइंड क्या करना है अपन को, कुछ नहीं फाइंड करना है, तो अपन को करेक्ट बताना है। चलो भाई mg के टर्म्स में सभी आंसर दे रखे मेरे ख्याल से mg के टर्म्स में है, ठीक है। तो आप देखिए बस ये आंसर अलग है, ठीक है। तो देखो आप करेक्ट बताना है ना, देखो कैसे सवाल करोगे आप। सबसे पहले आप मेरे को बताओ इजी तरीका कौन सा है, इजी टू इजी। देखो
T4 पर आता हूँ मैं। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर लिख दूँ, क्या ये T4 इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक T4 इधर और एक T4 इधर, है ना। ये T4 था ना यहाँ, जो ये T4 था, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा T4 cos 60 और ये T4 sin 60। इधर फिर कौन सा लग रहा है अपने पास T3, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर लग रहा है ना, जो T1 लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट ले लो आप, अलग पेन से ले लेता हूँ मैं। देखो ये नीचे की तरफ लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा T1 का, क्या ये 30 डिग्री है, ठीक है भाई। तो ये T1 cos 30 और ये T1 sin 30, ये तो होगा। तो अब तो कुछ सवाल ही नहीं बचा भाई, बैलेंस कर दो आप। क्या मेरे को ये बताओ, इन दोनों को कौन बैलेंस कर दिया, ये दोनों बैलेंस कर देगा, तो कर दो, करके देखो आप। T3 प्लस T1 साइन 30 को बैलेंस कर दिया T4 साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो T3 प्लस T1/2 ये हाफ होता ना, इजक्वल टू T4 √3/2, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये यहाँ से आ गई, ठीक है, इसको नंबर फर्स्ट बोल दो। अब आ जाओ नेक्स्ट, मैं ले लेता हूँ यहाँ से रेड पेन। ये देखो रेड पेन ले लिया, इस पॉइंट को अपन देखेंगे अब, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को लिखना चाहूँ, क्या नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है, क्योंकि टेंशन तो कैंसिल आउट कर दिया ना, ये तो बताया था अभी मैंने। थोड़ा सा और नीचे बना लेता हूँ मैं। इस पॉइंट पर क्या है, mg नीचे लग रहा है, ठीक है। यहाँ T2 साइड में लग रहा है भाई, ये T2 साइड में लग रहा है, ठीक है। और T1 देखो किधर, हाँ T1 है ना, कहीं को डाउट होगा इस साइड लग रहा है, अरे रिएक्शन में अपोजिटली लगते हैं ना, इधर इस साइड भी और इस साइड भी। तो T1 इसको कुछ इस प्रकार से खिंचाएगा, अगर T1 इसको इस साइड से खिंचाएगा ना, तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ का, 30 डिग्री होगा भाई। तो अब तो कंपोनेंट ले लो आप, अब तो आप कंपाउंड ले सकते हो, क्या ये और ये T1 cos 30 आ जाएगा और ये T1 sin 30 आ जाएगा। अब देखो आप, अब तो इसको बैलेंस कर दो और ऊपर वाले को बैलेंस कर दो। देखो क्या हम T1 sin 30 को जब हम बैलेंस करेंगे T2 से, T1 बराबर कितना आ जाएगा, 2T2 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। चलो अपन इसको बैलेंस करते हैं अब, T1 ये इसको बैलेंस कर देगा, चलो देखते हैं बैलेंस करता है कि नहीं करता है। T1 cos 30 डिग्री बराबर mg, तो T1 कितना आ गया, mg को आप cos 30 से भाग कर दो। cos 30 कितना होता है भाई, √3/2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ठीक है। ऐसे ही अपन है ना, देखो यहाँ पर इसको बैलेंस नहीं किया, ऊपर वाला कौन सा, एक ये है और एक ये है, इसको बैलेंस नहीं किया, चलो इसको भी बैलेंस कर दो। यहाँ पर देखो T4, ध्यान से देखना, T4 cos 60 और T1 sin 30 बराबर करो आप, तो बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ बराबर कर देता हूँ मैं। T4 cos 60 बराबर T1 cos 30, तो T4 cos 60 कितना होता है, √3/2, T1 cos 30, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, cos 60 कितना होता है 1/2 और T1 cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 गया, तो T4 है ना √3 T1 आ गया भाई, ठीक है। चलो अब मैच करते हैं अपन, अब मैच करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है, ठीक है। ध्यान से देखना आप, यहाँ T1 √3/mg, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन यानी पहली इक्वेशन क्या आ गई, गलत आ गई। आगे बढ़ो, T2 बराबर इतना है, T2 जो है mg इतना है, ठीक है ना। T2 को mg की टर्म्स में लिखो, यहाँ से T2 को कितना लिखोगे आप, T1/2 लिखोगे, और T1 कितना है, T1 अपने पास 2mg/√3 और ये 2 से 2 गया, यानी mg/√3 इतना आ गया T2। तो बताओ मेरे को, T2 है इतना, T2 कितना है इतना, तो ये इक्वेशन सही है, हाँ सर एक इक्वेशन ये सही है।
T3√3 mg माइनस इतना। T3 देखो T3 अगर आप निकालोगे ना, T3√3 mg माइनस mg/√3 बिल्कुल सही है, सॉरी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये सही है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो आप, यहाँ कितना है T4 है ना, T4 को आप √3 लिखोगे, √3 लिखते ही ये 3/2 बनेगा, T1 उस साइड जाएगा, T3 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, चेक कर लेना आप, ठीक है ना। अभी पॉज करके उसको चेक कर लो, सही स्टेटमेंट आएगी। नेक्स्ट बोलो T1 = 2T2, T1 और T2, 2T2 लिख रखा भाई, ये तो यहाँ पर लिख रखा ना भाई, T1 है वो किसके बराबर है, वो √T2 के बराबर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ है T4 और mg। T4 में बताओ भाई mg का क्या रिलेशन है। T4 में देखो, T4 में है ना, ये √3 है T1 का, और T1 है इतना, तो 2 mg के बराबर होगा ना, बिल्कुल सही है भाई, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही आ गई, तो इसमें एक स्टेटमेंट गलत है और सारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। लिटरली बता रहा हूँ, ये सवाल आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। बताइए आप इस सवाल को और बताइए, है ना, ये देखो बता दीजिए, है ना, ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। फाइंड T1 एंड T2, ठीक है। सिस्टम है ना, क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्विलिब्रियम पर है ना, तो इसका मतलब सारे ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर होंगे ना, है ना। या तो एक मेथड ये है, इसको मैं ये मान लूँ और ये पॉइंट लेके, ठीक है, क्या भाई, नीचे m1g, ठीक है, ऊपर क्या होगा T2 cos 60 होगा, और T1 cos 30 होगा, है ना। ये बैलेंस कर देगा ना इसको, और साइड में कितना होगा मेरे को बताओ, साइड में ये T1 sin 30 और ये T2 sin 60 इसे बराबर होगा, तो बैलेंस कर दो भाई, ऊपर वाले को इसके साथ बैलेंस कर दो और साइड वाले को साइड से बैलेंस कर दो, या तो एक बार T1 और T2 ऐसे आ जाएंगे। और M2 के टर्म्स में अगर निकालना है, तो M2 के टर्म्स में निकालना, तो यहाँ से बैलेंस कर दो। क्या, अगर इक्विलिब्रियम ये M2 है, तो ये T2 इस पूरी स्ट्रिंग में यही तो रहेगा, ये T2, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज होती है ना, तब टेंशन चेंज होता है, तो T2 mg के बराबर आ गया। ये तो है ये मेथड। अगर ये मेथड नहीं लगाओगे तो दूसरा मेथड देख लो भाई, अगर इस पॉइंट को मैं ये मान लूँ, ठीक है, यहाँ क्या है mg, ठीक है, यहाँ T2, ठीक है, यहाँ T1, क्या इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, 30 और 60 90 हो गया ना, और ये 90 है, ठीक है ना। तो ये कितना बचा मेरे को बताओ, 30, ये कितना बचा 60, ये 90 है, ये 90 है, तो कितना कितना बचा, ध्यान से देखो, ये 90, ये 90, ये 30, ये 60 बचा, तो मेरे ख्याल से ये एंगल कितने आ गए, 120 डिग्री, ये 150 डिग्री, तो यहाँ से T2 अपॉन इसका एंगल साइन 150, T1 बटा साइन 120, mg बटा साइन 90 डिग्री, यही तो हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कर लोगे, तो बेसिकली आपको बता देना, ठीक है ना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ के आंसर, ठीक है। T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, लिटरली बता रहा हूँ, आप निकाल लेना, T1 की वैल्यू √3T2 आ जाएगी, है ना, और T2 की वैल्यू आ जाएगी m2g के बराबर, तो बता ही दिया भाई, निकालने में गया, ये तो बता दिया, है ना। और T2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है, और T1 और T2 में ये रिलेशन भी बता दिया, और तो क्या बताना, बस ये रिलेशन आप बता देना, ठीक है, यहाँ से निकाल के। चलो ये सवाल देखो आप, क्या यहाँ पर मेरे को बताओ आप, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, टेंशन बताना है अपन को, हर स्ट्रिंग के, ईच स्ट्रिंग में टेंशन बताना अपन को, तो बता दो इसमें क्या हो गया, है ना। ध्यान से देखना, क्या ये स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी टेंशन कितना रहेगा, T3, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, ये 6g को बैलेंस कर दिया, तो जो T3 होगा वो 6g को बैलेंस कर दिया, पहली बात। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, 2 किलोग्राम का डब्बा है, इसको ऊपर T3 से खींचा जा रहा है, नीचे T2 से खींचा जा रहा है, इक्विलिब्रियम पर है, तो T3 है ना, उसको T2 के बराबर कर दो, लेकिन ऐसा करते ही आप गलत को आओगे। अरे ये 2g कहाँ गया, 2g भी तो होगा, यानी T3 है ना, T2 +
2G। अब ये बात सही है, ऐसे नीचे वाला डब्बा ले लो, कौन सा 3 किलोग्राम वाला डब्बा, क्या इस डब्बे पे नीचे T1 लग रहा है, ठीक है, ऊपर कौन सा है T2 लग रहा है, ठीक है, नीचे कौन सा है 3G, ये भी तो है, तो T2 बैलेंस कर रहा है किसको, एक तो 3G को प्लस T1 को बैलेंस कर रहा है। ठीक है भाई, आप ये बता देना, जितने भी सवाल है ना प्लीज़ आप बता देना, ठीक है। तो इतना हो गया अपने पास, बता देना आंसर। हाँ, यहाँ पर आंसर ही बता देता हूँ मैं, यहाँ से सारे आंसर निकालोगे ना तो यहाँ आंसर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छे बच्चे की तरह आप सारे आंसर निकाल लेना और ये बता देना T3 6G आएगा, आप मैंने कैलकुलेट कर लिया है 6G, T2 ये 4G आ जाएगा, है ना, और T1G के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, बता देना आप, लिटरली बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर छू मंतर गिली गिली छू, ठीक है ना। ये बताइए आप अस्सरलेशन बताना आपको। पहली बात तो ये है ना, रट लेना, ठीक है, बहुत काम आएगा। ये है अपने पास रिजल्ट है भाई, ठीक है, रिजल्ट है तो मेरे को बताओ, ये है M2G, यहाँ लगेगा M1G, क्या ये रस्सी वही है, तो टेंशन तो सेम ही रहेगा यहाँ पर TT किसी पॉइंट पर देख लो, ठीक है। अब मेरे को बताओ आप ध्यान से देखना, अब आप मेरे को बताना ध्यान से देखना, क्या ये इक्विलिब्रियम, ये क्या ये मास ज़्यादा है ये मास कम है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे ही तो मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मास ज़्यादा है। तो नेट फोर्स, यहाँ से मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जितने भी सवाल है ना LLM के, लिटरली बता रहा हूँ आप प्लीज, F नेट बराबर M इंटू A नेट, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप कर लेना। नेट फोर्स है ना वो नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कभी भी आपको निकालना हो ना A नेट, F नेट निकाल लो, उसको मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना, नेट फोर्स ये इसमें से ये घटा दोगे ना, वही तो ये खिंचाओ इसको इस साइड मूव कराने में रिस्पॉन्सिबल है, यानी M1G माइनस M2G, ठीक है, अपॉन टोटल मास, सिस्टम का मास M1 प्लस M2 होगा। तो बच्चा लोग आगे से आप याद कर लेना, एक्सेलरेशन M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा G, ठीक है, ये रट लेना आप यहाँ का, ठीक है। वैसे यहाँ पर टेंशन भी अपन निकाल सकते हैं दोनों में, ठीक है ना, वो टेंशन आप आगे निकाल लेना, ठीक है। अब इसमें है ना टेंशन भी आप निकाल सकते हो, कैसे, देखो अगर मैं ये टेंशन ले लूँ, ये वाला सिस्टम ले लूँ, ये वाला, ठीक है, इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, क्या इस पर फोर्स, ध्यान से देखना आप, ये T ऊपर और mg नीचे लग रहा है इस M2 मास पर, तो वही तो बता दिया। तो अब देखो नेट फोर्स मास M2 पर कितना लगेगा, ठीक है ना, नेट बताओ आप मेरे को, है ना, यहाँ से। चलो इसमें एक कंसेप्ट और आएगा, ये बता सकते हो, जैसे कि T को लिखूँगा ना M2 इंटू G प्लस A लिखूँगा, ठीक है ना, और इस T को लिखूँगा तो M1 इंटू G माइनस A लिखूँगा, ठीक है। तो ये आगे बता दूँगा भाई, यानी आप ही एक बार इतना याद करो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप मेरे को आ जाओ यहाँ पर, ये रहा, है ना, ये फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम देखो कैसे है। अगर इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस साइड A है ना, और ये टेंशन है, यहाँ पर टेंशन तो लगेगा अभी, स्ट्रिंग है, तो एक्सेलरेशन आप सीधा लिखो नेट फोर्स, ठीक है। सिस्टम कौन सा मानोगे आप, देखो इस पूरे को ही तो सिस्टम माना है, ये जो पूरा है यही तो सिस्टम है, तो इसको कौन मूव करा रहा है, F, ठीक है, अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, बोले F में T और T नहीं जुड़ेगा क्या, अबे पागल है क्या ये, कैसे कि यहाँ से आप मेरे को बताओ T, यहाँ भी T लग रहा है, यहाँ भी T लग रहा है, ये तो इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लो आप, अगला एग्जांपल आप और लो, ये अगला एग्जांपल आप और लो, F/M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो आप, यहाँ टोटल एक्सेलरेशन कितना लिखोगे आप, नेट फोर्स पूरे सिस्टम का फोर्स। अगर मैं सिस्टम देखो कौन सा मानता हूँ, सिस्टम ये सारा सिस्टम अपना, इसको घींचने वाला जो फोर्स है वो ये है, अपॉन नेट मास 2 + 3 + 5, ठीक है, ये आएगा अपने पास, नहीं आई बात सुनिए, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल सिस्टम की बात करूँ ना, इंडिविजुअल सिस्टम की, तो क्या आ जाएगा, अगर इस टेंशन में ये T1 है, यहाँ पर है T2, ठीक है भाई। तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं सिस्टम के मान लूँ, अगर ये सिस्टम मान लूँ ना, ये वाला सिस्टम,
तो इस सिस्टम के लिए T2 तो इंटरनल फोर्स हो गया, वो तो कैंसिल कर देगा अपने आप को। लेकिन इस सिस्टम के लिए T1 के लिए F इजक्वल टू, अगर मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओगे ना, F इजक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इस सिस्टम के लिए T हो गया, और मास कितना होगा 2 + 3, और एक्सेलरेशन तो टोटल का E ही है, निकाल सकते हैं अपन। या फिर इसको ऐसे भी देख लो आप, कैसे निकालोगे भाई आप एक्सेलरेशन। एक और, अगर मैं ये सिस्टम ले लूँ, कौन सा सिस्टम, ध्यान से देखना आप, अगर केवल ये 2 डब्बे वाला ले लूँ, तो इस डब्बे वाले के लिए क्या है, इस डब्बे के लिए 2 किलोग्राम वाले के डब्बे लिए केवल फोर्स T2 है ना, तो यहाँ पर फोर्स इजक्वल टू मास ये रहा इंटू एक्सेलरेशन ये रहा, इससे भी यही आंसर आ जाएगा T2 निकालोगे तो, ठीक है ना। तो ये तो T1 है ना, तो T2 निकालोगे ये आ जाएगा। तो किसी से भी आप कोई भी निकालो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि अगला देखो, अगला क्या है, सिस्टम। देखो पूरा सिस्टम ले लेंगे अपन, कौन सा, ये वाला पूरा सिस्टम। इस सिस्टम के लिए नेट फोर्स अपॉन मास देखेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है ना ये सिस्टम को। तो नेट फोर्स देखो, इस सिस्टम को कौन घिस रहा, 100 - 85 तो घिस रहा, अपॉन टोटल मास 2 + 3 + 4, खत्म हो गया सवाल। इसके बाद आप मेरे को नेट इंटरनल फोर्स ही बता सकते हो। यहाँ पर T लग रहा है, T1 लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है अभी, T2 लग रहा है इंटरनल फोर्स। तो आप मेरे को बताओ कैसे सोल्व करोगे। अगर मैं 2 किलोग्राम वाला डब्बा ले लूँ, 2 किलोग्राम वाला डब्बा ले लिया, तो इस पर नेट फोर्स कितना दिखाओगे आप, 50 न्यूटन यहाँ, और यहाँ T2, तो नेट फोर्स T2 - 50 इजक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन यही तो होगा। अच्छा, अगर मैं 3 किलोग्राम वाला डब्बा ले लूँ, 3 किलोग्राम वाला डब्बा ले लूँ, तो यहाँ पर T1 लगेगा, यहाँ पर कौन सा लगेगा, T2 लगेगा, ये तो लगेगा। तो इससे भी निकाल सकते हैं अपन, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है। और अपन है ना ये भी दे सकते हैं, 3 किलोग्राम का डब्बा ले लिया और 4 किलोग्राम का डब्बा ले लिया, इन दोनों को ले लो पूरे सिस्टम को। तो इस सिस्टम को देखो, ये 100 से घिस रहा है, और इस सिस्टम को ये कनेक्ट है यहाँ से T2 से कनेक्ट है, तो 100 - T2 इजक्वल टू 3 + 4 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से भी यही आंसर आएगा। तो आप कोई भी ले लो वही सिस्टम, ठीक है ना। तो बस बेसिकली आप ध्यान में लाना, नेट फोर्स इजक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अरे ये आंसर नहीं लिख रहा भाई, ये यही तो आंसर है, इसको निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये आंसर आएगा, ये आंसर ही भाई, ठीक है, ठीक है। कोई अरे यार बच्चों की तरह अब ये सारी वैल्यू थोड़ी बताइए बताऊँगा, इसको काटो, ये 5 और 3 8 और 2 10 10, ये 10 कितना आ गया, 8 आ गया, ऐसे तो कर लोगे ना आप। चलो नेक्स्ट सवाल, ये यहाँ भी देखो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसे तो इंटरनल फोर्स भी लगेगा यहाँ पर, ये नॉर्मल यहाँ लगेगा, ये नॉर्मल यहाँ लगेगी, है ना। लेकिन आप एफ नेट मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओगे तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास तो हो गया ये, नेट फोर्स 42 का ही लग रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये आ गया इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप मेरे को बताओ इसमें ना अच्छा कौन सा होगा, अच्छा सिस्टम कौन सा होगा। ये फोर्स किसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है ना, तो आप ये वाला सिस्टम ले लो, केवल ये वाला। अब ये वाला लोगे ना, तो इसमें है ना देखो फोर्स इजक्वल टू मास और इस इंटू एक्सेलरेशन इसका ये, वरना अगर ये वाला ले लेते ना, कौन सा, ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ ना, ये वाला ले लेते, ये वाला सिस्टम, तो क्या होता, ये वाला ले लिया तो नेट फोर्स 42 - n, क्योंकि ये अपोजिट लग रहा है ना इसके, इजक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन ए, तो ये भी है, इसे भी सेम आता आंसर, तो बता दोगे। अगला सवाल यहाँ पर देखो, नेट एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स कितना 30, और तो कोई नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पर जो लग रहे हैं ना नॉर्मल, वो तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, कोई लेना देना नहीं है। अपॉन टोटल मास 2 + 3 + 4 इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताओ कि अच्छा कौन सा फोर्स होगा, ठीक है ना। N1 N2 N3 इनको निकालने के लिए क्या इसको मैं N2 मान लूँ, ये भी N2 हो जाएगा, ये N1 तो ये N1, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मैं ना कौन सा सिस्टम लेता हूँ, सिस्टम पर ये, अगर इसको और इसको मैं सिस्टम ले लूँ, इन दोनों को सिस्टम ले लूँ, ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या घीसने वाला फोर्स जो होगा N1 होगा ना, इसको घीस रहा है वही तो होगा, इजक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए, खत्म हो गया। और N2 निकालना है, N2 के लिए बेस्ट सिस्टम कौन सा होगा, ये 4 वाला, ठीक है ना, केवल यही सिस्टम होगा ना N2 के लिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया भाई सवाल, कर लोगे ना। बेसिकली दोबारा देख लेना भाई आप सोल्व करके, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट,
ये सवाल और बता दीजिए आप, ठीक है ना, ये सवाल और बता दो आप क्या होगा इसमें। देखो हद आसान सवाल है भाई, इससे आसानी सवाल नहीं हो सकते। आपको क्या दे दिया, एन ब्लॉक है, नॉर्मल रिएक्शन बताना दूसरे और तीसरे फ्रॉम द लैंड। देखो एंड तो यही हो गया मेरे ख्याल से, इस यही तो है ना एंड वाला डब्बा यही है, ठीक है, एंड वाला डब्बा यही है। इससे है ना दूसरे और तीसरा, मेरे ख्याल से लास्ट सेकंड ये हो गया और लास्ट थर्ड ये हो गया, लास्ट सेकंड ये है, लास्ट थर्ड ये, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो इसमें बता दो भाई कितना आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इसी के बीच में आएगा ना, तो नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एक ऐसे नॉर्मल, ये तो हो गया। तो अच्छा फोर्स कौन सा हुआ, क्या कैसे कैसे निकालूंगा मैं। अब देखो इस पर नेट ये ले लूँ ना मैं डब्बा, ये एक तो एंड वाला ले लूँ और एक सेकंड वाला डब्बा ले लूँ, इसको कौन घिस रहा है, यही वाला तो घिस रहा है एन। तो एन इज इक्वल टू नेट मास फोर्स, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए मास कितना हो गया, 2m हो गया ना, क्योंकि ईच ब्लॉक सभी का मास कितना एम 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 यही है, इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना भाई, एक्सेलरेशन निकालो, नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पर एफ अपॉन टोटल मास, एक का मास कितना m तो 2 हो गया nm, तो कितना हो गया एक्सेलरेशन f बाई एम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा f बाई एन एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो आप बेसिकली ये बता देना। तो मैंने है ना NLM के देख लेना आप, जितने ही पेज कराए हैं ना 7 पेजेस बताए हैं, और इनमें क्वेश्चन भी मैंने भरपूर ले लिए हैं भाई, बता देना। वैसे और भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर बहुत होता है भाई, ठीक है ना, बता देना आप। चलो ये जो नोट्स है ना आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ठीक है भाई, बता देना आप यहाँ पर, ये सब कुछ जाएगा। वैसे यहाँ पर है ना एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो क्या कि जो फोर्स होता है ना फोर्स, ये पुशिंग और पुलिंग नेचर का फोर्स होता है, सही है ना। वो टेंशन भी हो सकता है अगर पुलिंग नेचर का है, ये पुलिंग नेचर का भी है ना, यहाँ से टेंशन, ये भी तो फोर्स है। और पुशिंग नेचर का भी होता है, मान लिया कि कोई धक्का मार रहा है अभी इसको, ये पुशिंग नेचर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो या तो इसकी वेलोसिटी चेंज करेगा, या फिर वेलोसिटी बढ़ाएगा, या फिर इसकी कॉन्फिगरेशन चेंज कर देगा, या फिर इसको तोड़ मोड़ वैसा कर दिया, ठीक है। और आप मेरे को बस ये बता दो फोर्स, इसकी यूनिट, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। और 1 न्यूटन होता है 10⁵ डायन के बराबर, ठीक है भाई, बता देना आप। तो ये सारी चीज़ें है ना मैंने बता दी है लिटरली, देख लेना आप, इसके दो लेक्चर हो आएंगे भाई।